Hello student. In last lecture we learn about Battle of Buxar, Battle of Plassey. Today we will learn about the expansion of the company rule. The English government passed a regulating act in 1773 AD according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. The Mumbai Madras governor and his council were brought under him. नाउ जैसे इंग्लिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया इन 1773 एडी में, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वही गवर्नर और जनरल बनाया गया, जो ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का हेड था. ओके, जितनी भी पॉलिटिकल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो उसके अंडर कंट्रोल थी. देन द मुंबई एंड मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम. उसके बाद मुंबई एंड मद्रास गवर्नर काउंसिल भी उसके अंडर आ गई. दस वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वन. दैट देखो जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको वैसे ही अंडरलाइन करना है. वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. वापस से आई रिपीट, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली of Mysore was back. The problems of the East India Company increased because it had to face both the powers simultaneously. अभी देखो, जब वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया तब उसके टाइम पे फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली हुए. अभी जो सेकंड मैसूर वॉर है वो हैदर अली के साथ हुआ है. मराठा वॉर तो मराठास के साथ ही हुए हैं. अभी जो प्रॉब्लम्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ द मराठा वॉर एंड द सेकंड मैसूर वॉर. आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल. आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आया? तो कॉर्नवालिस. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान. जो सेकंड मैसूर वॉर है वो वॉरेन हेस्टिंग्स और हैदर अली के बीच में हुआ है, और जो थर्ड मैसूर वॉर है वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ है. स्टूडेंट्स, प्लीज़ अंडरलाइन दिस वन कि जो थर्ड मैसूर वॉर है वो कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान के बीच में हुआ है. ओके, आगे भी टिक मार्क करना दैट द टीपू सुल्तान आई अगेन डू इट. Cornwallis and the third Mysore war took place with Tipu Sultan, famously known as the Tiger of Mysore. Okay, do the underline it. ये आपको ब्लैंक में या वन वर्ड आंसर में पूछते हैं. Then who was famously known as the Tiger of Mysore? Then you have to write down the name Tipu Sultan, or Tipu Sultan famously known as the dash. Then you have to write down Tiger of Mysore. The company had to join hands with the Marathas and Nizam to defeat Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined forces and had to accept the treaty. I'll again repeat that. Try to understand that the company had to join, मतलब उसको ये compulsion हो गया that he had to join the hands with Maratha and Nizam because he knew that he couldn't defeat Tipu Sultan. वो अकेले ही टीपू सुल्तान का सामना नहीं कर पाएगा, उसको नहीं हरा पाएगा. सो ही हैड टू जॉइन द हैंड्स विद मराठास एंड निज़ाम टू डिफीट टीपू सुल्तान. एंड टीपू सुल्तान, ये तीन की जो कंबाइंड फोर्स थी किसकी? कॉर्नवालिस, मराठास एंड निज़ाम. ही कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ दिस थ्री एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी. उसको ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी. नाउ नेक्स्ट, अभी टीपू सुल्तान, अरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स. उसके बाद कौन आया? तो क्या? कॉर्नवालिस. नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शॉर्ट बिकेम द गवर्नर जनरल. ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनी फेम डेक्लाइन एंड मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर. जो सर जॉन शॉर्ट था उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की
जिसकी वजह से मराठा सुप्रीम पावर में आ गए और जो कंपनी का फेम था वो टूट गया, डिक्लाइन हो गया. सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली, हु केम आफ्टर जॉन शॉर, गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, the first Governor General of India was Warren Hastings, thereafter Cornwallis, thereafter Sir John Shore, and after Sir John Shore, Governor General Wellesley came to India. Okay, और उसने responsibility ली to make the company supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system. Now students, I want to tell you that this subsidiary alliance system, there is a table given here in which terms and conditions of the subsidiary alliance systems are given. You have to learn whole the table very neat and clean. You have to write down whole the table very neat with very neat and clean handwriting. You have to read it, learn it proper way, because I will ask this in 2 marks, that write down the terms and conditions of the subsidiary alliance system. Okay, the table is given, do the tick mark, hold the table. Okay, do the tick mark, hold the table. Okay, now we will start to read the terms and conditions of the subsidiary alliance system. The first term and condition was that the army trained by the East India Company government will be provided to the state that accepts the system. This army would protect the state from internal and external attacks. Now listen to me carefully. जो trained army है East India Company की, it was provided to the state which accepted the subsidiary alliance सिस्टम. जिस स्टेट ने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट की है, उस स्टेट को गवर्नमेंट मतलब कि ब्रिटिशर्स कंपनी जो है वो ट्रेन आर्मी प्रोवाइड करेगी. और ये ट्रेन आर्मी क्या करेगी? दिस ट्रेन आर्मी वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स. द सेकंड वाज इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश. दूसरा टर्म एंड कंडीशन ऐसी थी कि जो स्टेट है जिसने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट की है वो आर्मी को पे करेगी, सैलरी पे करेगी. दैट मीन्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी वॉज ऑफ द स्टेट. ओके, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आर्मी की वो स्टेट की रहेगी. या तो फिर जितनी आर्मी की सैलरी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके इक्विवेलेंट प्रोविंसेस स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगी. ओके, आइदर दे हैव टू पे द सैलरी एंड टेक केयर ऑफ द आर्मी और दे हैव टू गिव द प्रोविंसेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द इक्विवेलेंट इनकम ऑफ द आर्मी. ओके, थर्ड वन इज विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेग वॉर और साइन द ट्रीटी विद द अदर्स. अभी इसमें क्या है कि अगर किसी स्टेट को किसी भी और स्टेट के साथ किसी भी टाइप की ट्रीटी साइन करनी है या तो फिर वॉर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कंपनी की परमिशन होनी ज़रूरी है. दैट मीन्स दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डू द वॉर विद द अदर स्टेट और टू साइन द ट्रीटी विद द अदर स्टेट. ओके, मतलब कि ऐसा है कि अगर मैं क्लास में कुछ ऐसा डिक्लेरेशन करती हूँ या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, ठीक है, बट वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता जब तक मैं परमिशन नहीं देती. मतलब अगर स्टेट के लिए स्टेट अपनी बेनिफिशियरी के लिए किसी और स्टेट के साथ ट्रीटी साइन करना चाहता है तो वो ट्रीटी साइन नहीं कर सकता अगर कंपनी उसको परमिशन नहीं देती. और अगर कोई और स्टेट इस स्टेट के साथ वॉर डिक्लेयर कर रहा है और अगर इसको भी वॉर डिक्लेयर करना है तो अगर कंपनी उसको परमिशन नहीं देती है तो वॉर डिक्लेयर नहीं हो सकता. दैट मीन्स आर्मी का यूज़ तभी होगा जब वॉर होगा और वॉर तभी होगी जब कंपनी परमिशन देगी. ओके, देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली. As you know, the king have the assembly and their own ministers to take the decisions. Okay, उनके खुद के मिनिस्टर्स होते हैं जिसके साथ वो डिस्कशन करते हैं किसी भी मैटर पे, किसी भी टर्म्स पे, एंड दे हैव टू टेक द डिसीजंस फॉर द
beneficial of their state. Okay, but according to this subsidiary alliance system, one English representative will be in the state assembly. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स है उसमें से कोई भी एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इनके स्टेट असेंबली में रहेगा. इससे क्या होता है, इससे इनको क्या लॉस था कि अगर मैं अपने स्टेट के लिए कोई काम करना चाहती हूँ जो मुझे ब्रिटिशर्स को नहीं बताना है, पर इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव मेरे असेंबली में प्रेजेंट है, तो उसको छुपा कर तो मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पाऊँगी मेरे मिनिस्टर्स के साथ, है ना. तो वो ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियरी था, क्योंकि जो भी अंदर की बात थी, जो भी स्टेट की इंटरनल मैटर थी, वो उनको पता चल जाती थी और जिसका वो लोग क्या उठाते थे, फ़ायदा उठाते थे. ओके, ऐसा कहते हैं कि हमारे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बट अगर बाहर का ही कोई आदमी घर के अंदर हो तो ऑटोमेटिकली वो बाहर जाएगी. दिस इज़ जस्ट लाइक दैट. ओके, अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट. द अदर टर्म कैसा था कि और कोई फॉरेनर, फॉर एग्जांपल फ्रेंच, डेनिश, पोर्टुगीज़, ओके, डच, ऐसा कोई अदर फॉरेनर है वो मेरे स्टेट में एज अ एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता. इससे क्या होता है, इफ़ आई वांट अ वेरी ब्रिलियंट टीचर, और दिस इज़ जस्ट फॉर द एग्जांपल, इफ़ आई वांट द वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन माई स्टेट, but I have to take the permission from the Britishers, and according to the subsidiary alliance system terms and conditions, I could not take any other foreigner as an employee in my state. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई अच्छा कारीगर नहीं है, कोई अच्छा आर्टिजन नहीं है, और मुझे अगर किसी और कोई और फॉरेनर है जो अच्छा आर्टिजन है, उसे मेरे यहाँ पे काम पे रखना है, तो भी मैं नहीं रख पाऊँगी बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम. ओके, नाउ दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली एंड लर्न इट वेल, so you can write in the examination. Now there are some states and rulers given here who accepted the subsidiary alliance system. Okay, now Nizam, Gaikwad, Scindia, Bhosle and Holkar, these five are the rulers who accepted the subsidiary alliance system, and Mysore and Awadh are the states who accepted the subsidiary alliance system. अगर मैं आपको रूलर्स पूछती हूँ तो यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ निज़ाम, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर. एंड इफ आई आस्क द ब्लैंक और इन वन वर्ड आंसर, द राइट डाउन द states who accepted the subsidiary alliance system, then you have to write it down the Mysore and Awadh. लेकिन इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो निज़ाम का जो स्टेट है, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, इनके जो स्टेट्स है, अगर राजा ने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम अडॉप्ट किया है तो वो अपने स्टेट के लिए ही किया होगा, है ना. तो वो इनडायरेक्टली उनके सिर्फ नाम दिए हैं, है ना, लेकिन वो स्टेट भी है. ठीक है, नाउ आई वांट टू टेल यू दैट दिस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज जस्ट लाइक द स्वीट पॉइजन. ओके, मतलब दिखने में वो अच्छा था लेकिन वो स्वीट पॉइजन जैसा था, मिट्टी छुरी जैसे होता है वैसे. ओके, कैसे, तो मैं आपको समझा दूँ कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें कहीं भी स्टेट के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट टर्म में दिया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ट्रेंड आर्मी प्रोवाइड करेगी. ठीक है, वो ट्रेंड आर्मी के लिए मुझे उनको पे करना है, या तो ट्रेन आर्मी को भी पे करना है, या तो फिर उसको प्रोविंसेस दे देनी है. बट आई कुड नॉट यूज़ दिस आर्मी विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स. ठीक है, अगर मुझे ब्रिटिशर्स परमिशन नहीं देते हैं तो मैं इस आर्मी का यूज़ नहीं कर सकती हूँ इन द वॉर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आई कुड नॉट डिक्लेयर द वॉर और साइन द ट्रीटी विद द अदर स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी मुझे किसी भी वॉर के लिए परमिशन दे ही नहीं रही तो मुझे उस आर्मी का क्या मतलब है ना. देन दूसरा है कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव मेरी असेंबली में रहेगा. सो आई कुड नॉट टेक एनी डिसीजंस फॉर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट बिकॉज देयर वॉज वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स, है ना. तो मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाऊँगी. ओके, so this is just like the sweet poison. By implementing this system, Wellesley annexed many provisions and expanded the rule of the East India Company. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system. अभी गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने जो सेकंड मैसूर वॉर जिसका हुआ था कॉर्नवालिस के साथ, उसी टीपू सुल्तान को
ये ट्रीटी एक्सेप्ट कर ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए उसने कहा, बट Tipu Sultan refused to accept the subsidiary alliance system because he knew that this was like the sweet poison and this was not for the benefits for the state. So he refused to accept him. For declining the alliance system, the company with the support of Nizam attacked Mysore in 1799. ठीक है, अभी टीपू सुल्तान ने मना किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर पर अटैक कर दिया. एंड ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर, और ये जो फोर्थ मैसूर वॉर हुआ है, टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. सेकंड मैसूर वॉर जो हुआ है वो हैदर अली के साथ हुआ है. किसका? वॉरेन हेस्टिंग्स का. कॉर्नवालिस का हुआ है थर्ड मैसूर वॉर विद टीपू सुल्तान. एंड ये फोर्थ मैसूर वॉर भी टीपू सुल्तान का ही हुआ लेकिन वेलेस्ली के साथ. एंड इन दिस फोर्थ मैसूर वॉर टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ, मीन्स वो मर गया. एंड वाइल फाइटिंग द अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. आफ्टर वेलेस्ली हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल. जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, वो वेलेस्ली के बाद वापस यहाँ पे एज द गवर्नर जनरल आया. He waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. ठीक है, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने गुरखास को मतलब नेपालियंस के ऊपर अटैक किया, उनको हरा दिया और गुरखास को आर्मी के अंदर ज्वाइन कर दिया. हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विद द पिंडाराज एंड टुक कंट्रोल ओवर देम. ओके, हेस्टिंग्स ने पिंडाराज के साथ भी फाइट की है. पिंडाराज नाम आप लोगों ने किसी मूवी में सुना है, 2-3 साल पहले की एक मूवी है. कैन यू गेस इट? यस, यू आर राइट. यू लिसन दिस पिंडाराज वर्ड इन द बाहुबली 2, है ना. विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड. अभी जो थर्ड मराठा वॉर हुआ उसके बाद जो कंपनी की सुप्रीमेसी थी वो स्टार्ट हो गई. मतलब the Britishers came into super power of India. In comparison to the earlier Governor Generals, William Bentinck is known as the liberal Governor General. Okay, now you have to underline this line that in comparison of the other general, William Bentinck is known as the liberal Governor General. ठीक है, जो विलियम बेंटिंक है वो लिबरल गवर्नर जनरल तरीके से पहचाना जाता है. ओके, now Bentinck believed that dissatisfaction in the different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity, so he was very liberal in his deed. जो दूसरे गवर्नर जनरल थे उसके कंपैरिजन में अगर विलियम बेंटिंक की बात करें तो विलियम बेंटिंक ऐसा मानता था कि अगर हम पीपल को साथ लेके नहीं चलते हैं, ओके, तो फिर हम कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते. ओके, सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डेट. Dalhousie came to India as the Governor General in 1848. He was fierce imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. After William Bentinck कौन आया? Dalhousie आया as the Governor General in 1848. ओके, उसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है? तो एनेक्सेशन की. Students, here is given the chart of the Dalhousie's policy of annexation. You have to read it, but I tell you how you have to learn. Okay, वो किस तरीके से क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ. नीचे दिया है एनेक्सेशन बाय वॉर. एनेक्सेशन मीन्स क्या है? तो कंपनी रूल में स्टेट को इन्वॉल्व कर लेना बाय टेलिंग एनी रीज़न. ओके, कोई भी रीज़न बता के, फिर वो झूठा ही क्यों ना हो, किसी भी स्टेट को कंपनी के अंदर मर्ज कर देना. दिस इज़ कॉल्ड द एनेक्सेशन. ओके, नाउ एनेक्सेशन बाय वॉर मतलब वॉर करके जो स्टेट को कंपनी रूल में मर्ज किया है वो कौन से है? तो पंजाब एंड पेगू. देन एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हायर. HIR हायर मीन्स वारसो गुजराती में कहते हैं. ओके, वारस मतलब किसी को अगर कोई इशू नहीं है, इशू मतलब कोई सन या डॉटर कुछ नहीं है, तो उन लोगों को अपने उस स्टेट को अपने कंपनी के अंदर मर्ज कर देना. तो ऐसे कौन से स्टेट्स है जिसका कोई हायर नहीं था, कोई इसको चलाने वाला नहीं था और उन स्टेट को उन्होंने मर्ज कर दिया है कंपनी में. तो वो स्टेट्स है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत एंड नागपुर. ओके, देन नेक्स्ट है अवध.
अवध इज प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस मैनेजमेंट। अवध को मर्ज करने के लिए उन्होंने क्या रीज़न बताया कि वो मिस मैनेजमेंट है, मतलब अवध का जो किंग है वो पीपल को ठीक से अच्छे से नहीं रख रहा है और जो मैनेजमेंट होना चाहिए स्टेट का वो भी नहीं है। सो ड्यू टू मिस मैनेजमेंट दे मर्ज द स्टेट अवध इन देयर कंपनी। नाउ द एनेक्सेशन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन। ठीक है, डेप्ट कलेक्शन मतलब जो उन लोगों के टैक्सेस है वो बराबर पे नहीं हो रहे, ऐसा रीज़न बता के उन्होंने निज़ाम्स के वरद प्रोविंसेस को मर्ज कर दिया कंपनी में। एंड द एनेक्सेशन टू एंड अ नेम सेक रूल, मतलब जिसके नाम से ये स्टेट चल रहा है वो नाम वाला बंदा ही एक्सपायर हो गया। ठीक है, मतलब मर गया, डेथ हो गई उसकी। तो अभी जिसके नाम से ये स्टेट का नाम पड़ा है वो ही अगर ज़िंदा नहीं है तो फिर ये स्टेट किसके नाम से चलेगा, ऐसा रीज़न बता के उन्होंने जिस स्टेट को मर्ज किया है वो है कर्नाटका एंड तांजोर। ओके, कर्नाटका एंड तांजोर। तो ये आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाएंगे, राइट डाउन द नेम ऑफ दैट स्टेट who were annexed by the end of the namesake rule. Then you have to write down Karnataka and Tanjore. If I'll ask that, write down the names of those states who were annexed by the Dalhousie due to king dying without heir, then you have to write down Satara, Jaipur, Sambalpur, Udaipur, Jhansi, Bhagat and Nagpur. All the questions are asked just like that. Besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. The first railway line, do the underline this one, the first railway line in India between Mumbai and Thane in 1853. अभी देखो डलहौसी है, उसने ये वो इम्पीरियलिस्ट तो था लेकिन इसके अलावा वो रिफॉर्मिस्ट भी था, मतलब नए नए चीज़ें लाता था। उसमें से एक था रेलवे, वो मुंबई और थाने के बीच में फर्स्ट रेलवे लाइन उसकी वजह से स्टार्ट हुई है इन 1853 AD। देन वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, वायरलेस सिस्टम भी स्टार्ट हुई, मीन्स पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, ये सब भी स्टार्ट हुआ। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, जो अभी भी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, मीन्स PWD मीन्स ऐसे डिपार्टमेंट जो पब्लिक के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो स्वीपर्स आते हैं वो PWD के एम्प्लॉयज़ है। ओके, दे आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द PWD। PWD का फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देर आफ्टर इंग्लिश एजुकेशन, वो भी उसकी वजह से स्टार्ट हुआ है। वेर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज। अभी राजा राम मोहन राय, आई डिस्कस दिस अबाउट दिस, जो राजा राम मोहन राय है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। बट ही मेट Dalhousie and convince him to pass the law to ban the child marriage and advocate widow remarriage। ठीक है, ये भी उसकी वजह से पास हुआ है लॉ जो है वो। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded, but in the process they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो द बैटल ऑफ प्लासी वॉज हेल्ड ऑन द 1757। तब से लेके 100 ईयर्स मतलब 1857 तक ब्रिटिशर्स ने 100 ईयर्स में अपना जो कंपनी रूल है वो पूरी तरह एक्सपांड कर दिया था। लेकिन साथ में ही जो हमारी इंडियंस है मतलब पीपल ऑफ इंडिया है उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ गया था। दे स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिशर्स, दे गॉट द नॉलेज अबाउट दिस वन। ओके, फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। सो कंपनी के अगेंस्ट जाने के लिए सबने इकट्ठा होना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड एज यू नो इन 1857 देयर वाज द रिवॉल्ट, है ना। 8th स्टैंडर्ड में यू स्टडीड अबाउट दिस वन, अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अबाउट मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे। ओके, ऑल दे मेड एंड उन्होंने जो 1857 का रिवॉल्ट है उसमें साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने बैटल किया था। ओके, वॉर किया था। इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। सो टुडे दिस इज ओनली, बाय, गुड डे।